आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं हूं मोहम्मद दानियाल, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको फ़िज़िक्स के साथ साथ मैथ्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो आज बेटा हम केमिस्ट्री का जो है फ़र्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको फ़िज़िक्स का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने आपको एक मैथ्स का एक चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो यूनिट नंबर 1 था, रियल नंबर्स के अबाउट मैंने आपको रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारा कुछ आपको डिलीवर किया। और बेटा आज हम केमिस्ट्री का जो है फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। और कुछ हम टॉपिक्स हैं जो कि जैसे कि बोर्ड में आने हैं आपके, जिसमें से आपका पेपर पैटर्न बनना है पे अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो भी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। एएलपी जो है आपकी गवर्नमेंट की जानिब से वो भी इशू हो गया है। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। तो बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आए हम स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री के बारे में जानें। बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपके इसमें इसके अबाउट बता दूं कि केमिस्ट्री की बुनियाद स्टार्ट कहाँ से हुई, केमिस्ट्री ओरिजिन का कहाँ से स्टार्ट हुआ। बेटा सबसे पहले तो बात है, इसकी कोई एग्जैक्ट वो डेट नहीं है कि केमिस्ट्री की जो है इस टाइम ये इसकी ओरिजिनेट हुआ, ये वो हुआ। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा आपने इस माइंड में इतनी सी बात रखनी है कि ये सिलसिला दराज से चलता आ रहा है कि कोई भी चीज़ें जो हैं आप उसे किस तरीके से ब्लेंड करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हो। जैसा कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आप क्या करते हैं, बेस मेटल्स लेते हैं, उसको बेस मेटल मीन टू से कि लेड ले लें, लेड एक एलिमेंट है, उसको आप कन्वर्ट कर लेते हो गोल्ड के अंदर। तो बेटा इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस का नाम देते हैं। तो बेटा फिर इस तरीके से आप मैं अगर एक और अगर आपको बात बताऊँ, प्रैक्टिकल आर्ट्स वगैरह में अगर मैं आपको बात बताऊँ तो जैसा कि मेटलर्जी है, मेटलर्जी में आप क्या करते हैं कि आप अपने गिलास वगैरह बनाते हैं। और अब आपको पता है कि गिलास किस तरीके से बनाया जाता है। बेटा आप जो होता है ना सैंड होती है, उसको मेल्ट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर रख के। तो गिलास की वो जो सैंड होती है वो एक पेस्ट शेप बन जाती है। तो वो उसके ज़रिए से फिर आपके गिलास बनाए जाते हैं। फिर जैसा कि आप एक और डाइज़ वगैरह कपड़ों को रंग करते हैं अपने जो कपड़ों को मतलब आप अपनी जैकेट्स को कलर्स करते हैं। आप देखते हैं ना मार्केट में जाते हैं तो आपको एक कपड़े रंगने वाला जो होता है शॉपकीपर, वो आपको बताता है आपको कि हाँ जी ये कौन सा आप कपड़ा रंग करना चाहते हैं, तो ये वो। तो फिर इस तरीके से अगर मैं आपको और यहाँ से बताऊँ कि परफ्यूम्स वगैरह, बेटा परफ्यूम्स वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं। आप जैसे कि आप उसको देख लें, चंबेली का भी एक दरख्त देख लें। उसके रिलेटेड अगर आप मैं बात बताऊं, आप ऊद आपको देखें जो कि आप अरब जो अरब्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये क्या है, ऊद एक दरख्त है जिसके ज़रिए से आप आगे इसको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आप इसको डिवाइड करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ऊद निर्वाणा नाम है, ठीक है। आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, आपने इसको नाम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मेडिसिन्स में आप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, असल में पीछे हो क्या रहा है ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ बेटा, इनके रिएक्शंस करके आप एक दूसरी चीज़ ब्लेंड करके एक दूसरी चीज़ फार्मूलेट कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसा कि मेडिसिन्स में है, तो मेडिसिन्स में बेटा आप आजकल तो आप अपनी ये इंग्लिश मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या किया जाता है कि लैब के अंदर मुख्तलिफ़ फार्मूलेस की बिना पर नई एक मेडिसिन तैयार कर ली जाती है। आए दिन मेडिसिन्स तैयार हो रही हैं। लेकिन पहले पुराने वक्तों के अंदर क्या होता था कि लोग वो देसी जड़ी बूटियाँ जो होती थी वो उनको इस्तेमाल करते थे। एक बूटी को दूसरी बूटी के अंदर आप क्या नाम है वो यूज़ करते थे, तो वो जिसको वो हकीम बोलते थे लास्ट टाइम। आज के दौर के अंदर उन्हीं हकीम को आप फिजिशियन का नाम या डॉक्टर का नाम देते हो। ठीक है, तो बाकी इन सब चीज़ों को आप केमिस्ट्री के अंदर बेटा स्टडी करते हो। इन सब चीज़ों को आप एक नाम देते हो, प्रोटो केमिस्ट्री का नाम देते हो।
ठीक है ना। तो ये सारी बातें कब की मैं बता रहा हूँ, ये जब बेटा मेडिवियल टाइम्स था, ये तकरीबन 1600 BC की बात होगी। तो उसके बाद अगर आपको और थोड़ा सा इसकी तरफ लेके चलूँ, तो जाबिर बिन हयान बहुत ही इस्लामिक स्कॉलर गुज़रा है, जो कि अगर मैं आपको ये 800 एंड 1300 CE के दरमियान था। इसकी जो फार्मूलेशंस थी जाबिर बिन हयान की, जाबिर बिन हयान की, जो कि इसने अपनी एक लैब बनाई थी, उसके अंदर इसने इसने डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस था आप जानते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। और भी बहुत सारी इसने चीज़ें डिस्कवर की थी, और इसका जो नॉलेज था वो यूरोप तक गया। यानी कि इस इंतहाई, यानी कि इस बंदे के अंदर कैलिबर था कि इसने इतनी चीज़ें डिस्कवर की कि आप सुन इसकी ना हिस्ट्री पढ़ें तो आप दंग रह जाएं। और अगर फिर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम दिया जाता है, ये 1700 की बात है। उसका नाम था एंटोनी लेवियाज़र नाम था। एंटोनी लेवियाज़र उसका नाम था, जिसको आप फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री का नाम देते हो। तो इसने इसने ये चीज़ डिस्कवर की थी, जैसा कि आप ने पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है, उसके बगैर आप कंबशन नहीं कर सकते। तो ये सारा प्रोसेस किसने डिस्कवर करके आपको बताया था? लेवियाज़र ने बताया था। लेवियाज़र ने आपको ये भी बताया था कि ये जो रिस्पायरेशन का आप अमल करते हैं, आप बायो के अंदर पढ़ते हैं ना, रिस्पायरेशन और इनहेलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये लेवियाज़र के कॉन्सेप्ट है, उसी से ही ये गो थ्रू हुआ। और फिर बेटा आपका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉ है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, जो कि ये भी किसने प्रोवाइड किया था? ये भी लेवियाज़र ने ही दिया था। अब इसमें क्या कहा जाता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस? इसमें ये कहा जाता है कि मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये याद रखना, जैसे कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ते हैं, क्या फिज़िक्स में आपको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम लाइक मैटर का भी यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कहाँ पे करेंगे आगे बेटा? जब रिएक्शंस आएंगे तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में उनकी बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, मैं आपको फुल्ली कम्प्लीटली डिटेल से आपको बताऊँगा वहाँ पे। तो बेटा मैं दूसरा इसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बता दूँ लेवियाज़र का। इसकी एक बहुत ही इसने एक बुक थी, इसकी 1789 के अंदर इसने एक बुक पब्लिश की थी, जिसके केमिस्ट्री के रिलेटेड बुक थी इसकी। उसका नाम था बेटा ट्रेटी एलिमेंटायर दी कीमिया, ये इसका नाम था। मैं दोबारा नाम ले लेता हूँ, ट्रेटी एलिमेंटायर दी कीमिया। ये बेटा इसकी बुक थी, जो कि केमिकल नोमेनक्लेचर के अंदर इंतहाई उसकी अहमियत है, स्टैंडर्डाइज्ड बुक है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी बुक को पढ़िएगा। तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये उस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। कि ऑक्सीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिस्पायरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये उसने वहाँ पे मेंशन हुए हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मैथ्स है ना, ये भी बेटा वहाँ भी मेंशन हुआ है। तो आगे बेटा हम चलते हैं केमिस्ट्री के आगे चैप्टर थी। ये मैंने केमिस्ट्री के जो बैकग्राउंड था वो आपको ज़रा बता दिया है। आगे ज़रा चलते हैं बेटा। ये देखें ज़रा, आपके कंटेंट्स हैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 है, अभी हम यहीं पे रहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला जो है हमारा आ रहा है, उसका नाम स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो इस मैटर के, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले आपने मैटर की स्टेट्स के अबाउट पढ़ना है, और फिर वो मैटर की उसकी फेज़ किस तरीके से चेंज होते हैं मैटर की। जैसा कि अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन गिलास का दिया था कि गिलास बनाता अपने आप को कैसा है, कि उसकी किस तरीके से वो फेजेस से गुज़र के आपको पास एक गिलास की शेप आती है आपके पास। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे मुकम्मल। तो बेटा ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो बेटा ये है केमिस्ट्री है का जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा केमिस्ट्री के वैसे तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो बेटा इसकी यहाँ पे जो है ना, केमिस्ट्री के बारे में जो डेफिनेशन है वो हमने कितनी करनी है और क्या नहीं करना। आपने यहाँ पे बेटा सारी चीज़ें
नहीं करनी, आपका वो लेवल नहीं है। आप लोगों ने जस्ट कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं, ब्लेंड हो जाएं, ठीक है। अब जैसा कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है आपकी बिल्कुल फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर लिखी हुई है। जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको पढ़ता भी हूँ और उसके बारे में सारी डिटेल से आपको समझाता भी हूँ। तो बेटा कहता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। बेटा इसके अंदर सारी बातें कवर हो रही हैं, पूरी केमिस्ट्री की सारी बातें कवर हो रही हैं कि केमिस्ट्री क्या है। साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको आपने मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा फिज़िक्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फ़िलासफ़ी एक बहुत बड़ी एक लोग पहले इल्म हासिल करते थे, तो वो जो इल्म होता था उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया दिया जाता था कि लोगों से पूछते थे कि हाँ जी आप क्या पढ़े हैं, तो वो कहते थे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़े हैं। तो उस टाइम के बेटा लोगों को जो नेचुरल फ़िलासफ़ी पढ़ते थे उनको कहा जाता था फ़िलासफ़र। बेटा फिर बाद में ये इल्म इतना बढ़ गया कि लोगों की एक बंदे के लिए पढ़ना नामुमकिन हो गया। तो फिर उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बन गई जिसको आपने बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंसेज़ में आपने उनको कन्वर्ट किया। तो फिज़िकल साइंसेज़ अब ये बात फिर यहाँ तक महदूद नहीं रही, तो फिज़िकल साइंसेज़ इतना उसका इल्म इतना बड़ा कि उसको आगे मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा, जिसमें से आपकी मैथमेटिक्स है, आपकी फ़िज़िक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, स्टैटिस्टिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, ऑप्टिक्स है। बेटा लातादाद आपकी बुक्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं। तो बेटा ये आप आएँ स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस। आप बेटा यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, सिर्फ साइंस नहीं, इसके यहाँ पे ऐड कीजिएगा फिज़िकल साइंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि वी डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, जिसमें आप क्या करते हैं कोई भी सब्सटेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। उन सब्सटेंसेस मीन्स टू से आप कोई ले लें, कोई एलिमेंट ले लें, कॉपर ले लें, गोल्ड ले लें, उसकी स्ट्रक्चर चेक करना है आपने माइक्रो लेवल पे जाके, ठीक है। अब वो जो मैं अब जैसे कि यहाँ पे बात करता हूँ, किसी कॉपर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब बेटा कॉपर बना हुआ कैसे है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, ठीक है, और उस कॉपर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस काम आता है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि कॉपर जो है ये आप यूज़ करते हो अपनी इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, आप इसको यूज़ करते हो, तो ये इसकी मेजर प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप क्यों इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर यूज़ करते हो, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसके जो है ना वो रजिस्टर पावर जो है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए हम इसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हो। मतलब आप देखें जैसे कि एक पंखा है, तो पंखे के अंदर आप देखते हैं कॉइल पड़ी हुई होती है, तो वो जो कॉइल होती है वो किस शेप में हो, तो आप देखते हैं स्टील की तार भी आप यूज़ करते हो और कॉपर की तारें भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये मामलात आ जाते हैं। तो बेटा आपने सबसे पहले सिर्फ यही दो जो है ना आपकी लाइन, अगर सिर्फ केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है तो आपने जस्ट ये करना है। तो आगे इसकी सेकंड लाइन जो है कहता है कि डील विद द फिज़िकल एंड द केमिकल चेंजेस इन द मैटर। इसमें आप केमिस्ट्री में किसी भी मैटर की केमिकल चेंजेस और उसकी फ़िज़िकल चेंजेस को डील करते हैं। एंड लॉज आर द प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, और वो लॉज जो कि इनकी प्रिंसिपल और जो भी लॉज हैं जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं। मिसाल देता हूँ, कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में आपका लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, लेविज़र ने आपको वो कॉन्सेप्ट दिया था कि वो इक्वल होने चाहिए मैसेस उनका, मैटर लेफ्ट रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको ज़रा मार करके दे देता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपने चीज़ करनी है और कहाँ से लेके कहाँ तक चीज़ आपने नहीं करनी। तो यहाँ से मैं ज़रा आपको मार करके दे देता हूँ। तो ये बेटा ये देखें यहाँ से, और अगर डेफिनेशन आपने करनी है तो यहाँ तक, अगर थोड़ा सा अगर आप और बढ़ाना चाहें तो आप बेटा इसको यहाँ से कंसिडर करें, ये इट आल्सो से लेके और यहाँ तक। बेटा नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो
शॉर्ट हुआ है तो उसके मुकाबले में आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेटा अगर आप देखें यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री के अंदर देखें तो बेटा इस टॉपिक को करने की यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना कि ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द वाइडली सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एक्सपेक्ट केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मेन डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखें देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री विच आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपने एक चीज़ लिख देनी है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री विच आर गिवन बिलो। तो बेटा ये आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। तो बस ये लिख के उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से शुरू कर देना है फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। कहाँ से शुरू करना है मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ आपको, यहाँ से, ठीक है बेटा। इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री से हमने आगे शुरुआत कर देनी है। तो इधर से इसको भी आपने फुल नहीं करना, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेटा आप क्या करते हैं कि इसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके चलते हैं। मतलब ये कि आप इसको माइक्रो लेवल पे काम इसको इस केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है इसको आप माइक्रो लेवल पे आप इसको डील करते हैं। अब माइक्रो लेवल में आपके क्या आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएँ तो कंपाउंड वगैरह आपके पास आ जाते हैं। तो इसके अंदर एक और भी ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉज एटम्स एंड द मॉलिक्यूल टू शो द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। इसको बेटा करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लाइन है इसको कट आउट कर दें, डिस्कार्ड कर दें आप इसको। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर बेटा आप क्या करते हैं, एक तो किसी भी रिएक्शंस को आप प्रिडिक्शन करते हो एंड क्या वो फॉरवर्ड बायस जाएगा या रिवर्स बायस आएगा, ठीक है। इसके अंदर आप ये प्रोडिक्शन करते हो। वो बेटा जब अब ये हो क्या रहा है, ये फारवर्ड और रिवर्स बायस क्या होंगे वो आगे जाएंगी, जब मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। रिएक्टेंट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ना तो उसका उस टाइम आप क्या बोलते हो, रिएक्शन को नाम एक देते हो फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहे हो तो आप उसको नाम देते हो रिवर्स बायस का नाम देते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर्स ही हो, कभी कभार रिएक्शंस रिवर्स नहीं भी होते, ठीक है। और एंड चेंज द रेट्स ऑफ द रिएक्शंस आप इसके अंदर स्टडी करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और आप इसको कहाँ पे असल मेन स्टडी करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसको स्टडी करते हैं। अब इंडस्ट्रियल लेवल में आपके पास क्या हो जाती हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ में आ जाते हैं। फैक्ट्रीज़ में आपकी देखें बहुत सारा कुछ रिएक्शंस तैयार होते हैं, आपकी मेडिसिन तैयार होती हैं इंडस्ट्री लेवल पर। आपके पास अगर आप देखें इसमें वो जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो ये भी बेटा आपकी इंडस्ट्री लेवल पे आपकी तैयार होती हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ रिएक्शंस के ज़रिए से आपकी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो कि आप कोका कोला आपकी सेवन अप ये वगैरह ये सारी आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री में आपकी आती हैं। डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ये तैयार की जाती हैं। आगे बेटा आपके पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी वजह सॉरी फिज़िकल केमिस्ट्री के मैं आपको निशान लगवाना भूल गया, तो वो ज़रा मैं आपको निशान लगवा दूँ बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर बेटा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ओके। देन उसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लेटर दैन नो कार्बन। ये बेटा ये जो लाइन है ना ये वाली मैं इस लाइन से मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली डेट कंटेन लेटर और नो कार्बन, ये चीज़ बेटा ये वो पॉइंट है जिस पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन फ़र्क किया जाता है,
ठीक है। तो आपने जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, तो आपने बेटा कहना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर आपके पास जो कार्बन की कंसंट्रेशन होती है वो वेरी लेस होती है। और ऑर्गेनिक जो होती है वो आगे मैं बताता हूँ, उसके अंदर तो कार्बन्स की तो इंतहा होती है ना। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर और उसके डेरिवेटिव्स हम यूज़ करते हैं, उसके फिर फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, अल्कोहल वगैरह, ठीक है, एस्टर्स वगैरह हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एक तो डेफिनेशन मार्क करवा दूँ कि आपने इसकी डेफिनेशन कहाँ से लेके कहाँ तक करनी है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ किसी भी स्ट्रक्चर की, और किसी कोई भी एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी सिंथेसिस, उसके किस तरीके से वो तैयार किए जाते हैं, या उसके अंदर आप स्टडी करते हो। डेट्स इट, आपने इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप तैयार कहाँ पे कर, इसको यूज़ किया कहाँ पे जाता है, फर्टिलाइज़र्स आप खादों में इसको इस्तेमाल करते हो, और मेडिसिन्स में। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, कैटलिस्ट में आप कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन की जो है ना, अगर वो रिएक्शन अपनी स्पीड को नहीं पकड़ा, तो आप उसको कैटलिस्ट उसके अंदर डाल के आप उसकी रिएक्शन की जो है ना स्पीड आप उसकी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। पीछे रह गया, पीछे आ जाता है पिगमेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा पिगमेंट्स होते हैं ना, कोई ये एक कलर्स होते हैं, ठीक है, कोई कलर मटेरियल होते हैं जो कि आप जो पानी में मुकम्मल तौर पे हल हो भी जाते हैं और हल नहीं भी होते, ठीक है ना। तो अब इसमें आप, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आप कलर्स वगैरह यूज़ करते हो अपने वॉल्स वगैरह पर, पेंट्स वगैरह कोटिंग वगैरह करते हो, आप अपनी इंक्स वगैरह बनाते हो, तो ये इसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं आपके। तो कोटिंग में ये भी आ गया, एंड मच मोर। तो यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अभी आपको डिफरेंस बता दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे कार्बन कंपाउंड्स की आप स्टडी करते हो। इसके अंदर बेटा ये वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला। इसके अंदर बेटा क्या होती है, प्लेंटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स की होती है। और ये चीज़, ये ये बेटा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री की ये ब्रांच है जिसके अंदर आप किस चीज़ की स्टडी करते हो, कार्बन कंपाउंड्स की और हाइड्रोकार्बन्स की। और ये डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव्स का बेटा मतलब है कि कार्बन के साथ, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगी और कार्बन होगा। अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही हो बेटा, इसके साथ डेरिवेटिव्स इसके ऐड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अल्कोहलिक ग्रुप यूज़ होता है, एस्टर ग्रुप यूज़ होता है, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में आपके पास यूज़ होते हैं। तो बेटा आपकी इसको साइन में अगर आपको इसका मार्क करवा दूँ, तो ये आप लोगों ने कहाँ से करना है, या यहाँ से लेके अदर देन इट्स सिंपल लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स और कार्बाइड्स, यहाँ तक आपने करना है। ठीक है जी। और इसके आगे, हाँ बस, और बेटा आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी यही डेफिनेशंस बनती हैं। आगे देखें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं बेटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके अर्थ पर जो भी केमिकल रिएक्शंस या कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस का फिनोमेना अकर हो रहा है आपकी एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, इस तरह की स्टडी को क्या नाम देते हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आज जैसा कि आपकी बुक ने लिखा है कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड द बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट, कि आपके इस प्लैनेट पर जो भी केमिकली और बायोकेमिकली रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके जो फिनोमेनास की स्टडी करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे बेटा करने की ज़रूरत नहीं बेटा, आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस यहीं तक काफ़ी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करते हो, मुख्तलिफ़ तरह के सब्सटेंसेस या मुख्तलिफ़ तरह के कंपाउंड्स वगैरह को आप उनको अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हो, इंटरप्रेट करते हो, जज करते हो। ठीक है। तो इस ब्रांच के अंदर ये किया जाता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, चीज़ों को कोई भी आपके पास चीज़ें हैं, मटेरियल्स, मटेरियलाइज चीज़ें हैं, उनको आप उनको किस तरीके से सेपरेट करते हो, उनकी क्वांटिटी कितनी रखते हो, उनकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाते हो, कम करते हो,
इस तरीके उनको किस तरीके से जज करते हैं आप उसको अगर डिटरमिन करना है तो किस तरीके से करते हैं। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप बेटा रिफ़ाइनिंग करते हैं पेट्रोल की। आपको पता है पेट्रोल क्या है, एक फॉसल फ्यूल्स में आता है। तो आप उसको जब ज़मीन से निकालते हैं तो क्या आपको डायरेक्टली पेट्रोल मिल जाता है? नहीं बेटा, वो उसको कितने प्रोसेस से निकाला जाता है, कितने प्रोसेस में उसको वहाँ पे तरीका निकाला जाता है। अब यहाँ पे अगर जब पेट्रोल निकालते हैं तो साथ ही आपके पास बेटा डीजल निकलता है, नेफ्था निकलता है, और फिर उसके बाद कैरोसिन ऑयल निकलता है आपके पास से। वहाँ से आपके पास जो गैस आती है, सुई गैस, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर वो देखें सुई के मकाम, बलूचिस्तान के अंदर सुई के मकाम पर वहाँ से आपकी जो गैस मिल रही है आजकल तो वो बहुत यूज़ होती है लेकिन कम यूज़ होती है, उसकी जगह एलपीजी गैस आ गई है। तो वो वहाँ पे जो यूज़ होती हैं। अब बेटा इन सब को सेपरेट करना किस तरीके से किया जाता है? बेटा एक प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के टेम्परेचर्स दिए जाते हैं। उस मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे हर एक जो ये फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनको उनकी सेपरेशन की जाती है। ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन किस किस पॉइंट पे होती है, वहाँ से आप इसको जज करते हैं। तो बेटा इसकी अब आपने डेफिनेशन कहाँ से करनी है, तो यहाँ से लेके मटेरियल्स थिंग्स तक, यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो पीछे रहेगी बेटा बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर आपने देखें, कहता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच इन विच वी अंडरस्टैंड द लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, डेट्स इट बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। और आगे देखते हैं कि इसको आपको करने की ज़रूरत है या नहीं। कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस एंड द वाइटल प्रोसेसेस occurring in the living organisms. Biochemistry provide insight into the structure and the function of the molecules such as protein, carbohydrates, lipids, nucleic acid. बेटा सेकंड लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड लाइन से आपने ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एंड पे लिखी हुई है। मैं मार्क कर देता हूँ उसको, ये येलो से मार्क कर देते हैं। सॉरी, अंडू करें इसको। इसका जो थिकनेस है ना इसको कम कर लेते हैं, आप इसको यहाँ से करते हैं। हम्म, हम्म। बेटा मैं ना इसको इसी से मार्क कर देता हूँ, बस मार्किंग होगी। लेकिन देखते हैं किसी का इसे कर लेते हैं। ये चीज़ बेटा मैं जो कह रहा था, ये चीज़ मैं मार्क करना चाह रहा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये बेटा ये जो चार वर्ड है ना बायोकेमिस्ट्री के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने करने हैं कि बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है उसके अंदर आप उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शन किसके बेटा, मालिक्यूल्स के। और वो मालिक्यूल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं आपके पास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। तो और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप क्या बेटा स्टडी करते हैं, बेटा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियस को आप इस्तेमाल करते हैं, उसके रिएक्शंस, उसके ऊपर कितनी कोई चीज़ें डिपेंडेंट है। कोई एटम है, ज़ाहिर सी बात है एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। तो बेटा कि एक एटम के न्यूक्लियस को आपने रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर उसको क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेटा ये इसकी रही डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। और आगे कहता है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिविटी। और बेटा रेडियो एक्टिविटी का क्या प्रोसेस होता है, मैं ये भी साथ साथ आपको क्लियर करता जाता हूँ। बेटा रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका ये जो होता है आपका रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके एलिमेंट्स जिनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सर कौन से होते हैं, तो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा हो। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स अपने अंदर से स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस खारिज करते हैं बेटा। तो इस तरह के प्रोसेस को अपने यहाँ नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये चूँकि फ़िज़िक्स का टॉपिक है ना, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। जब हम इसके लेक्चर्स पे गए तो वहाँ पे आप फुल्ली कम्प्लीटली डिटेल से आपको बताऊँगा।
आगे है न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियाई है ना, उसको आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस से की जाती है। अच्छा बेटा, एक वर्ड है यहाँ पे, एक तो आज आपने ये मस्ट करना है, ठीक है। आप इसको एक और देखें आगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। बेटा इसको तो आप पूरा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। और मैं हर पॉइंट पे ना स्टार्ट में लिख देता हूँ, लेकिन बेटा आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा था, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बेटा न्यूक्लियाई क्या चीज़ है? बेटा दो न्यूक्लियस हों तो आप उनको न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, सिंगल न्यूक्लियस हो तो उसे न्यूक्लियस का नाम देते हैं, अगर दो हों या दो से ज़्यादा हों तो उन्हें न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो बेटा जहाँ जहाँ डेफिनेशन है मैं उनको डेफिनेशन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ पे भी बेटा फिर हम यहाँ पे भी इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे भी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जो जो चीज़ें आपने करनी है वो मैंने बेटा आपके लिए मार्किंग कर दी है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये आप देख लें। अब बेटा नीचे हमारे पास रह गई हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, किसको बोलते हैं बेटा। पॉलीमर केमिस्ट्री में ये चीज़ आप नोट करें कि पॉलीमर केमिस्ट्री, बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी यूज़ होती हैं उसमें ब्रांचेस में, जो कि आप उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स, जिसमें आप मैक्रो मालिक्यूल्स, हाँ वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा होता है। वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो, लार्ज मालिक्यूल्स वगैरह जहाँ पे आपके तैयार किए जाते हैं, आप इसको अपने लॉन्ग चेन्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। अब लॉन्ग चेन्स कहाँ पे होती हैं, जिसे आप कैटिनेशन का प्रोसेस का नाम देते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अब प्रोटीन्स वगैरह और डीएनए के अंदर आप इसका बहुत किरदार अदा है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। और प्लास्टिक्स है, निलॉन है, ये बेटा जो आप अपने शॉपर वगैरह बनाते हैं, निलॉन की या जूते वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आप इस केमिस्ट्री में इनकी स्टडी करते हो, ठीक है, वो इस प्रोसेस के ज़रिए से तैयार किए जाते हैं। तब जो जो बेटा चीज़ें हैं मैं आपको मार भी करवा देता हूँ, ठीक है, और साथ जो यहाँ लिखा है वो समझा भी देता हूँ। तो पॉलीमर्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अभी मैंने आपको बोला था ना, इसके अंदर हम लार्ज मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जिसमें आप कैटिनेशन होती है, और कैटिनेशन लेके ऐसे लिंकिंग है, लिंकेज है, जिसमें आप कार्बन कार्बन की एक बहुत बड़ी चेन बनती है, ठीक है बेटा। अगर जब आगे हम देखेंगे वो टॉपिक आए तो मैं वहाँ पे फुली उसको कम्प्लीटली डिटेल से स्टडी करवाऊँगा। तो पहले आप ये करें ना, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कर लें, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर सिंथेसिस ऑफ द पॉलीमर द मैक्रोमारी। ये बेटा ये लाइन मस्ट आपने करनी है यहाँ से, वो तो डेफिनेशन है ना, और ये वाली चीज़, ठीक है। हॉकी कहता है कि मटेरियल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप करें। डेफिनेशन में आपको यहाँ पे मार्किंग करवा देता हूँ, और बस ये कर लें। और आगे देखते हैं, ये आपके पास आगे इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये था बेटा। पॉलीमर केमिस्ट्री को यहाँ तक ही करना है, और आगे जियो केमिस्ट्री का कहाँ तक करना है तो आपने ये देख लें। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स सोर्सेज एंड द मिनरल इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। तो बेटा इसको भी कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो भी मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये बेटा आपके पास क्या है, जियो केमिस्ट्री। बेटा सबसे पहले आपको जियो केमिस्ट्री में तो ये पता होना चाहिए कि जियो वाला जो वर्ड है ना, ये वाला
मैं अच्छी तरीके से इसकी पेंसिल का जो है ना साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और आपको ये इस वर्ड के रिलेटेड यही ले लेते हैं। ये बेटा इस जियो का क्या मतलब होता है? बेटा जियो का मतलब ये होता है अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। तो ये बेटा और मतलब ये कि ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर आप क्या करें बेटा कि इसकी स्टडी करते हैं आप, अर्थ के रिलेटेड आप स्टडी कर रहे होते हैं तो सिर्फ क्या बोलते हैं आप जियो केमिस्ट्री का नाम देते हैं। और इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, आप अपने मिनरल्स के अबाउट स्टडी करते हैं, मेटल्स के अबाउट स्टडी करते हैं। तो ये जितने भी हैं चीज़ें आप इनके अबाउट स्टडी करते हैं और उसके सोर्सेज के अबाउट स्टडी करते हैं। अब ये कैसे आती हैं, एक्सप्लोर कहाँ से होती हैं? एक्सप्लोरेशन जियो केमिकल मैपिंग टुडे एज एप्लीकेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉरेस्ट्री एंड द मेडिकल रिसर्च। आगे करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जस्ट इसकी डेफिनेशन करें, यहाँ तक काफ़ी है बेटा। आगे है हमारे पास मेडिकल केमिस्ट्री। और मेडिकल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं तो मेडिकल मेडिसिनल्स केमिस्ट्री के अंदर, और या आप इसको मेडिकल भी बोल सकते हैं, मेडिसिनल भी बोल सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर बेटा। इस ब्रांच ऑफ द इन दिस ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड द सिंथेसिस मेडिसिन और द ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। कि आपके जो केमिस्ट होते हैं, अब केमिस्ट कौन होते हैं बेटा? ये जो भी आपकी लेबॉर्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जिन्हें जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी इस फील्ड के अंदर, जो कि आपका जो कि डिफरेंट फार्मूलाज आपको ड्राइव करके देते हैं, जिनके ज़रिए से आपकी डिफरेंट मेडिसिन्स तैयार होती हैं। ठीक है, तो उनको हम केमिस्ट का नाम देते हैं। तो केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज द मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। आप इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए बेटा क्या करते हैं, वो मेडिसिन तैयार करते हैं, ड्रग्स तैयार करते हैं। अब ये तैयार करते कैसे हैं, उसके पीछे बेटा जो है वो बैकग्राउंड क्या है बेटा? वो डायरेक्टली तैयार तो करते हैं बेटा, ऐसा नहीं करते कि वो आज उन्होंने एक फार्मूला उनको मिला, फार्मूला उन्होंने रेडी किया और उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया बेटा, ऐसा नहीं होता। उससे पहले ये होता है कि उनको जानवरों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जानवरों को अगर वो कोई इस तरीके से वैक्सीन बना रहे हैं तो सबसे पहले किसी जानवरों को जानवरों के ऊपर लगाएंगे, उनको इंजेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे वो वैल्यूएबल रहती है देन उसको मार्केट के अंदर लेके आया जाता है। देन वो डॉक्टर के ज़रिए से उसको रिकमेंड करवाया जाता है, तो देन डॉक्टर आपको वो मेडिसिन लिख के देता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि ये कोई है वो अ, एक आम खेल नहीं है कि उसको ऐसे ही आज एक केमिस्ट ने आज कोई मेडिसिन बनाई और उसको जो है मेडिकल स्टोर के अंदर वो भेज देगा, ऐसा नहीं होता। पीछे इसका बहुत एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये मामला है। तो इसके अंदर बेटा आप क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी। इनसे ह्यूमन बॉडी में जो भी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, उसकी वो क्या उस ड्रग्स का जो मेटाबॉलिज्म है उनके एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, इसमें डिस्कवर की जाती है बेटा। आपने जस्ट जो आपने करना है ना, वो जस्ट आपने ये लाइन करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक कर देनी है। और ये आपकी मैं साथ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसकी भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये लीजिए, तो आइए उसकी बेटा बस आपने यहीं तक करना है और कुछ भी नहीं करना आपने। तो बेटा कहता है इट इज़ जस्ट आगे एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा एस्ट्रो के नाम से ही पता चल रहा है स्पेस के रिलेटेड बात करनी है आप लोगों ने, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस वगैरह की। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर। बेटा आपकी स्पेस के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की जो भी आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि आपकी एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर ज़मीन के इर्द के जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। मैं जैसे कि अब आपको बेटा बताऊँ, चूँकि आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो आपको पता है कि आपका जो आसमान है वो ब्लू क्यों है? पीछे बहुत बड़ी रीज़न है बेटा। यहाँ पे रीज़न इसलिए है कि आपकी जो सन से जो लाइट आती है ना, वो बेटा आप तक
आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करती है, तो आपकी ब्लू लाइट जो होती है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है और ये फैल जाती है। उसके बाद एक और होता है आपका वॉयलेट कलर जो होता है। अब वॉयलेट कलर जो होता है वो इतना वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए आपको आपका जो आसमान है वो आपको वॉयलेट नज़र नहीं आता। आपकी सबसे ज़्यादा जो लाइट रिफ्लेक्शन करती है वो होती है ब्लू लाइट आपको, इसलिए आसमान जो है वो ब्लू स्काई जो है वो ब्लू नज़र आता है। पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें उसको कवर करूँगा फ़िज़िक्स में। तो अभी ये यहाँ पे वो बात आ गई थी तो मैंने कहा चलें आपको वो बता देता हूँ। तो इसके अंदर बेटा वो चीज़ स्टडी की जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कि आप इंटरस्टेलर स्पेस या सिर्फ स्पेस भी कह सकते हैं, कि इसके अंदर आप मालिक्यूल्स और आयन की स्टडी करते हो। तो बेटा जस्ट आपने इसको यहाँ से और यहाँ तक करना है, और आगे से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बस बेटा यही है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद एक्सरसाइज का कुछ एक टेबल बना हुआ है, आइए ज़रा इसको स्टडी करते हैं। कहता है कि ल्यूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैंपल्स फ्रॉम द मून, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट, पॉइंट आउट द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। अच्छा बेटा पहली बात है, इसको अच्छी तरीके से समझें कि क्या 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 रहा है। कहता है कि आप एक ल्यूनर मिशन है, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है चाँद के ऊपर कौन जाता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं। कहता है कि उधर चाँद से कुछ ऐसे सैंपल्स लाए गए हैं और फिर उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आपने ये पॉइंट आउट करना है केमिस्ट्री की ब्रांच में कि ये एक्सपेरिमेंट्स किससे रिलेट करते हैं। मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना एक्सपेरिमेंट, जैसे कि नंबर 1 है, 2 है, 3 लिखा हुआ है, इसके सामने केमिस्ट्री की ब्रांच लिखनी है कि वो एक्सपेरिमेंट्स किस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर हम उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले बेटा कहता है कि डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, मतलब ये कि वो जो सैंपल्स लाए गए हैं ना, कहाँ से, चाँद से, उन सैंपल्स को आपने उनको डिटरमिन करना है उनकी कंपोजिशन। तो बेटा ये जो कंपोजिशन होती हैं किसी भी सब्सटेंसेस की, उनके स्ट्रक्चर को रीड करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिटरमिन करना, क्वांटिफाइंग करना, ये सारा प्रोसेस बेटा किस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, ये किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके हो गया बेटा। ये ये आपके पास इसका एक आंसर हो गया, बिल्डअप। आगे क्या कहता है कि स्टडिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स इट कंटेन्स। कोई भी आपके पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किसी भी मटेरियल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आप स्टडी करते हो जो, तो वो बेटा आप किधर करते हैं। बेटा सिंपल सी केमिस्ट्री जो कि हमने पहले पढ़ी है, जिसका नाम है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर किसी भी आप मटेरियल की डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं, उसके टेम्परेचर के अबाउट आप स्टडी करते हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अबाउट आप स्टडी करते हैं। तो ये भी मटेरियल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको जहाँ पे स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को बेटा नाम देते हैं हम, क्या नाम देते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ओके हो गया। आगे बेटा देखें, कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहता है कि आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सॉरी इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो होते हैं, मिसाल तौर पे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करते हो, रिएक्शंस जो कि केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं। मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि आप एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर बनते हैं, तो वो आप किस केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, वो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। वो हम बेटा किधर स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेटा ये क्लियर हो गया, आपकी टेबल वगैरह भी क्लियर हो गया। ये सारा जो है
ये आपका यहाँ तक वाइंड अप हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रह गई थी, इसको स्टडी करवा दूँ और आपको बता दूँ। कहते हैं कि जियोथर्मल हीट पम्प यूजेज अ पम्प to transfer the underground water into the buildings during the winter to heat them and in the summer to cool them। क्या कहता है कि आप क्या कहते हो कि आप जो आपकी ज़मीन है ना, उसके अंदर जो थर्मल हीट होती है, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर हीट है, तो जियो थर्मल हीट में आप क्या करते हो कि आप पंप्स वगैरह को इस्तेमाल करते हो और उसको अन्य जो आपकी ज़मीन के अंदर जो पानी है ना, उसको आप पंप्स के थ्रू, लाइक जैसे कि आप मिज़ल्स मोटर्स हैं आपके घरों के अंदर लगी हुई होती हैं, उनके थ्रू, ये तो चलो आपके पानी घर के जो टैंकर्स होते हैं वह ऊपर जो छतों के ऊपर हमने रखे होते हैं, उनके अंदर डाला जाता है। लेकिन ये वो वाला जो पंप है, ये वो पंप नहीं है, ये हाई इसकी स्ट्रेंथ होती है। ये वो पंप्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप ज़मीन में से पानी निकालते हैं और बाहर बिल्डिंग्स के बाहर ना आपने वो लगाए हुए होते हैं, पाइप से लगाए हुए होते हैं, जो कि आपको सर्दियों में आपको सर्कुलेशन अंदर करता है, पानी सर्कुलेट करता है, तो वहाँ पे एज आ और उसके जब सर्कुलेट करते हैं साथ ना, वो आपने पीछे एक हीटिंग रेजरवायर्स लगाए होते हैं जिसके ज़रिए से वो गर्म होता है। गर्म होने से वो क्या होता है, आपके घर को गर्म रखता है। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, रशिया के अंदर ये सेम प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि उनके घरों को वार्म अप रखा जाए। लेकिन अगर आप बाहर देखें तो बाहर इतनी सर्दी होती है जो कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो घर के अंदर उनके बिल्कुल वार्म्स हुए हुए होते हैं, और गर्मियों के अंदर ये क्या करते हैं, वही पाइप एज आ कूलिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो हीटिंग रिजर्वायर जो होते हैं वो गर्म बंद कर दिए जाते हैं, तो वो जो कूलिंग पानी है जो सर्कुलेट करते हैं उन्हीं पाइप्स के अंदर, तो वो आपका इस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेटा ये थी आपके पास केमिस्ट्री का। अब देन बेटा इस ALP के अंदर आप सारा देखें, ये आपके पास है डिलीटेड टॉपिक्स। इधर से आप डिलीटेड टॉपिक्स देखें, ये देखें, ये आपके टॉपिक्स जो है ना, ये डिलीटेड हैं, और ये वाले, ये देखें। अब इसके अंदर जो हम पढ़े हैं वो कौन सा है, वो वाला, ये फर्स्ट चैप्टर से स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड फेज ऑफ चेंजेस, हम ये चैप्टर नंबर पढ़े हैं। अभी जो हमने बेटा पढ़ा है वो है 1.1, और उसके बाद जो 1.2 है ना, स्टेट ऑफ मैटर, जो कि ये वाला है नीचे, ये देखिए ये वाला, ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये स्किप हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना। तो इसके अंदर जो हमने पढ़ा 1.1 वो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है, तो आप लोगों को मैंने निशान भी लगवा दिए हैं, तो आपने वही आपने तैयार करने हैं, रेडी करने हैं बोर्ड अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो बेटा आज का लेक्चर फिर हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। तो बेटा अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से डिलीवर हुई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।